अली जब हैदर मरकज पहुंचा तो ईशा का वक्त हो चुका था। इस मरकज का इंचार्ज मोहम्मद हनीफ खान था। वो अपने कबीले का सरदार भी था। इसके कबीले के 100 से ज़्यादा मुजाहिद जिहाद करते हुए शहीद हो चुके थे। ये मरकज़ कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था और इस मरकज़ पर मुजाहिदीन की तादाद 40 से ज़्यादा न थी। यहाँ 4 गारें थीं जिनमें मुजाहिदीन रहते थे। इनमें 2 मुजाहिदीन ने खुद पहाड़ के अंदर बनाई थीं, जबकि 2 कुदरती तौर पर बनी हुई थीं। गारों के सामने बहुत गहरा नाला था जो अक्सर पानी से भरा रहता था और नाले के दूसरी तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। इस वजह से मरकज़ दुश्मन के हमले से बहुत महफूज था। हनीफ खान का ख्याल था कि गुर्देज में किसी अहम मिशन पर जो आदमी आ रहा है वो कोई मंजा हुआ तजर्बेकार मुजाहिद होगा, क्योंकि हेडक्वार्टर से आदमी भेजने का मकसद यही समझ आता था कि ये कोई ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। मगर अली को देखकर इसे हैरानी हुई कि ये 16-17 साल का लड़का गुर्देज जाकर क्या करेगा। लेकिन जब उसने अली के साथ आए हुए मुजाहिदीन से अली के कारनामों के बारे में सुना तो इसकी हैरानी में मजीद इजाफा हो गया। इसे खुशी भी हुई कि अफगानिस्तान में अब भी अच्छे मुजाहिद मौजूद हैं। अली इस मरकज़ पर 3 दिन रहा। इस दौरान में इसने गुर्देज शहर के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की, रास्तों का जायजा लिया और चौथे दिन वो गुर्देज की तरफ रवाना हो गया। जाते वक्त हनीफ खान ने उसे नसीहत करते हुए कहा कि तुम अभी बच्चे हो, वहाँ जाकर कोई जज्बाती हरकत न करना और हर कदम सोच समझ कर उठाना। अली शहर पहुंचने के बाद एक होटल में बैठा चाय पी रहा था कि उसे होटल में एक शनासा चेहरा दाखिल होता हुआ नजर आया। वो इसके गांव के रहने वाला नूर मोहम्मद का चेहरा था। इसने भी अली को जल्द ही पहचान लिया। नूर मोहम्मद अली का हम स्कूल था और अली से 6 साल बड़ा था। दोनों उठकर एक दूसरे से बगलगीर हुए और होटल के एक कोने में जाकर बैठ गए। नूर मोहम्मद अली को देखकर बड़ा हैरान हुआ और कहा, भाई हम तो समझे थे कि तुम भी गांव के दूसरे लोगों की तरह शहीद हो चुके हो। तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे भी हमारे गांव के चंद ही लोगों को जिंदा छोड़ा गया था। मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि जब रूसी फौज अफगानिस्तान नहीं आई थी कैसा अच्छा माहौल था। गांव के लोग कितने खुश थे, हर कोई एक दूसरे के दुख में शरीक होता था। ईदें आती, रोज़े आते, कैसी धूमधाम से हम छोटी ईद मनाते। बरसात में जब पहाड़ों पर बारिशें होती तो नहाते हुए कितना लुत्फ़ आया करता था और बहार में जब पहाड़ों पर फूल खिलते तो कैसा खूबसूरत नज़ारा होता था। लेकिन न जाने हमारे मुल्क को किसकी नज़र लग गई, बागात उजड़ गए, पहाड़ों पर अब फूल भी नहीं खिलते। नूर मोहम्मद बातें करते करते अचानक चौंका और कहने लगा, यार अली, मैं गलती से जो कुछ कह गया हूँ उसे अपने तक ही रखना। मैं भूल ही गया था कि अफगानिस्तान अब आज़ाद नहीं है और मुझे ऐसी बातें किसी और से नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या करूँ, 6 साल बाद तुम अपने गाँव के पहले फ़र्द हो जो मुझे नज़र आए हो, इसलिए दिल की बातें ज़ुबान पर आ गईं। अली ने कहा कि तुम मुझ पर एतबार कर सकते हो। मैं हुकूमत की किसी मुलाजमत पे नहीं हूँ। मैं तो गाँव का मुहासरा करने से पहले ही गाँव से निकल गया था। भाई नूर मोहम्मद, ये तो बताओ कि मेरे प्यारे गांव में मेरे बाद क्या बीती। मैंने रूसियों को अपने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके गोलियां मारते तो देखा था, लेकिन बाद में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। नूर मोहम्मद ने कहा कि ये होटल महफूज नहीं है, इसका मालिक हुकूमत का मुखबर है, इसलिए किसी दूसरी जगह चल के बातें करते हैं। वो अली को लिए हुए एक दूसरे होटल में आ गया और अलग थलग कोने में बैठकर वो अली को बताने लगा कि रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों ने गांव को मुहासरे में ले लिया और बहुत कम लोग तुम्हारी तरह मुहासरे से पहले निकल सके। तैयारों की बमबारी ही से पूरा गांव मलबे का ढेर बन चुका था। इसके बाद टैंकों से गोलाबारी होने लगी। गांव के मर्दों ने डट कर मुकाबला किया। दुश्मन जब भी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से बाहर निकलता हम इसके बहुत से आदमी मार देते हैं और बाकी फिर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों में पनाह लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कारतूस ख़त्म हो गए और रूसियों ने गांव के सब मर्दों, औरतों और बच्चों को पकड़कर एक जगह इकट्ठा कर लिया। जख्मियों को अलहदा करके इनको ज़मीन पर लिटा दिया और फिर इन पर टैंक चढ़ा दिए और दूसरों को गोलियों से छलनी कर दिया। गाँव को आग लगाकर सारी लाशों को आग में फेंक दिया। रूसी अफगान फौजी अफसरों में एक मेरे वालिद का दोस्त था। इसके कहने पर हमारे घर को छोड़ दिया गया। वो फौजी अफसर मुझे अपने साथ ले आया और यहाँ इंटेलिजेंस में भर्ती करवा दिया। अली इस बात पर चौंका कि नूर मोहम्मद का ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। नूर मोहम्मद ने बात आगे बढ़ाते हुए अली से कहा कि तुम किसी किस्म की फिक्र न करो, मैंने आज तक किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं जानता हूं अफगान हुकूमत की इंटेलिजेंस अफगान अवाम पर कितना जुल्म कर रही है, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। कुछ तुम भी तो बताओ कि आजकल क्या कर रहे हो और यहाँ गुर्देज में किस काम की गर्ज से आए हो। अली पहले तो शायद बता देता कि वो किस काम से आया है, लेकिन अब जबकि उसे मालूम हो चुका था कि नूर मोहम्मद का ताल्लुक इंटेलिजेंस से है तो इसके बारे में बताना मुनासिब न समझा और कहा कि मैं गुर्देज देखने आया हूँ। नूर मोहम्मद ने कहा, तुम इतना अरसा रहे कहाँ और करते क्या रहे?
अली सोचने लगा और मैं उसे क्या बताऊं, मगर बताए बगैर चारा भी न था। झूठ से भी बचना था और सच भी नहीं बोला जा सकता था। इसलिए इसने कहा कि भाई नूर मोहम्मद, तुम मुझसे बड़े हो, इसलिए जानते ही हो कि जब एक आदमी का घर न रहे तो वो कहाँ जाता है। अफगानिस्तान में पहाड़ हैं या फिर शहर। पहले पहाड़ों पर घूमता रहा और अब शहर में हूँ। नूर मोहम्मद अली की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुम सही बात नहीं बताना चाहते, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक मेरी बात याद रखना कि शहर में अजनबी लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। मोहतात होकर रहना। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, मगर अव्वल तो मुझे वहाँ तुम्हें अपने साथ रखने की इजाज़त नहीं मिलेगी। दूसरा, जिस काम के लिए तुम आए हो मुमकिन है वहाँ रहकर न कर सको। अली को शक हुआ कि नूर मोहम्मद को शायद पता चल गया है कि मैं किस सिलसिले में आया हूँ, या फिर मुझे अपनी बातों से घेर कर असल बात को गुलवाना चाहता है। लेकिन अली ने अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं मजीद कुछ न बताऊंगा। नूर मोहम्मद अली को एक दफ़ा फिर मोहतात रहने की तलकीन करके चला गया। अली ने अपने क़याम का फैसला इसी होटल में किया जिसके बारे में नूर मोहम्मद ने बताया कि हुकूमत के मुखबर का है और वहाँ इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा आदमी आते हैं। अली का ख्याल था कि चिराग तले अंधेरा होता है, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा महफूज रहूँगा। उसे गुर्देज आए हुए आज तीसरा दिन था। कमांडर ने जितने भी अफराद के नाम बताए थे, ये सब लोग वहाँ तुम्हारे काम आएंगे। इनमें से किसी एक से भी मुलाकात नहीं हो सकी थी। सबके घर बंद थे और कोई नहीं जानता था कि वो लोग कहाँ गए हुए हैं। आखिर अली ने छावनी जाने का फैसला किया ताकि अगर मेजर फयाज खान वहाँ है तो इससे बराह रास्त मिल सके। जब अली छावनी पहुंचा तो इसने मेजर फयाज खान के बारे में पूछा तो इसे हर एक ने यही जवाब दिया कि उसकी ट्रांसफ़र हो गई है। कहाँ, इसके बारे में कोई कुछ न बताता था। अली पूछता पूछता कर्नल मूसा तक पहुंचा। कर्नल मूसा ने अली का सर से पांव तक जायजा लिया और अली से दर्जन से सवाल किए। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मेजर फयाज से क्या रिश्ता है, क्यों मिलना चाहते हो, वगैरह वगैरह। अली ज़हनी तौर पर इन सवालों के जवाब सोच कर आया था, इसलिए इसे किसी किस्म की परेशानी का सामना न हुआ। लेकिन यहाँ भी उसे यही जवाब मिला कि उसकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। जब अली ने पूछा कि कहाँ ट्रांसफ़र हुई है तो जवाब मिला कि चूँकि जंग लगी हुई है इसलिए मालूम नहीं वो इस वक्त किस महाज पर है। वो छावनी से भी नाकाम वापस लौटा। अब सिर्फ एक ही फ़र्द रह गया था जिससे पता चल सकता था कि मेजर फयाज कहाँ है। वो था अब्दुल करीम। आखिरकार अली ने अब्दुल करीम का घर ढूंढ ही लिया। अली ने अब्दुल करीम के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। कौन है? अली ने सलाम अर्ज करने के बाद बताया, अम्मा मैं अब्दुल करीम साहब से मिलना चाहता हूँ। बेटा अंदर आ जाओ। इस घर में मुझ बुढ़िया के अलावा और कोई नहीं था। अली अंदर चला गया, दोबारा सलाम किया। अब्दुल करीम की वालदा 60 साल से कुछ ज़्यादा ही उम्र की होंगी। अली ने अब्दुल करीम के बारे में पूछा तो इसने जवाब दिया 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है वो घर नहीं आया। मैंने इसके सारे दोस्तों से पूछा मगर किसी को कुछ पता ही नहीं। वो इतने अरसे से बाहर कभी नहीं रहा। मालूम नहीं मेरा बेटा किस हाल में है। इसके तो कई दोस्त भी घरों में नहीं हैं। मगर बेटा तुम कहाँ से आए हो? मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में इनसे मिलना चाहता था। अभी वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था कि अब्दुल करीम की वालदा ने कहा, बेटा मैंने तुमसे खाने का पूछा ही नहीं, तुम बैठो मैं अभी तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गई। अली को इसकी आवाज़ हमसाये के घर से आई जहाँ वो अपनी हमसाई से कह रही थी, मेरे बेटे का मेहमान दूसरे शहर से आया है, मुझे कुछ रुपए उधार दे दो। अब्दुल करीम जूँ ही आया मैं लौटा दूंगी। हमसाई कुछ ज़्यादा ही बदमिजाज किस्म की लगती थी। इसने लिहाज करने की बजाय तुम्हारा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा चाची, और हम मजीद तुम्हें कुछ उधार नहीं दे सकते। तुम्हारा बेटा डाकुओं का साथी था, हुकूमत ने पकड़ कर जेल में डाल दिया होगा। अब्दुल करीम की वालदा को गुस्सा तो बड़ा आया मगर सब्र तहम्मुल से कहा, बेटी मेरा बेटा बहुत शरीफ और 5 वक्त का नमाजी है, वो कभी डाकू नहीं बन सकता। देखो मेरा मेहमान घर आया हुआ है, तुम मेरा चांदी का हार रख लो और इसके बदले में कुछ दे दो। बेटा आएगा तो पैसे तुम्हें लौटाकर हार वापस ले लूंगी। इस वक्त मेरे बेटे की इज्जत का सवाल है। इसका मेहमान क्या सोचेगा कि अब्दुल करीम के घर गया और इसकी वालदा ने खाने के लिए बिना पूछा। फिर पूरे 2 माह बाद तो हमारे घर में कोई मेहमान आया है। जब से अब्दुल करीम गया है इसका कोई दोस्त भी तो नहीं आया। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, कोई बताता ही नहीं मेरा बेटा कहाँ है। लो बेटी ये हार ले लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। नहीं चाची मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, जाओ किसी और घर का दरवाज़ा खटखटाओ, हमसाई ने बेरुखी से कहा। अली ने दीवार पार से ये सारी गुफ्तगू सुनी जिससे अली का शक यकीन में बदल गया कि अब्दुल करीम को हुकूमत ने पकड़ लिया है। अफगानिस्तान में डाकू सिर्फ मुजाहिदीन ही को बदनाम करने के लिए कहते हैं। इसके पास काफ़ी रकम थी। इसने फैसला किया कि कुछ रकम अब्दुल करीम की वालदा को दे दूंगा, मगर किस तरह? वो खैरात तो लेगी नहीं। अल्लाह ने इसके जहन में एक तदबीर डाल दी
जब अब्दुल करीम की वालदा वापस आई तो वो बहुत अफसुर्दा थी। इससे पहले कि वो अली को अपनी परेशानी से आगाह करती, अली ने कहा, अम्मा मुझे जल्दी है, दरअसल मेरे अब्बू ने अब्दुल करीम साहब से पिछले साल कुछ रकम उधार ली थी, मुझे वो वापस करने भेजा है। फिर इसने जेब से 5000 अफगानी रुपए निकाले और अब्दुल करीम की वालदा को देते हुए कहा, अब्दुल करीम आए तो इसे दे देना और कहना कि अमान गुल ने रकम भेजी है, बाकी रकम भी हम जल्द वापस कर देंगे। अब्दुल करीम की वालदा ने रकम ले ली और कहा कि बेटा मैं तुम्हें कुछ खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। फिर वो जल्दी जल्दी बाजार गई और सौदा लाकर अली के लिए खाना तैयार करने लगी। जब अली खाना खाकर घर से बाहर निकला तो 4 आदमियों ने उसे पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया और खाद के दफ्तर में ले गए। खाद अफगानिस्तान की एक खुफिया सरकारी तंजीम का नाम है जिसे भारत और रूस के जरिए से मुनज़्ज़म किया गया है। इसका मकसद मुजाहिदीन और इनके साथियों की सरगर्मियों की निगरानी करना है और इन्हें गिरफ्तार करने के अलावा पाकिस्तान में तख़रीबकारी करना है। डॉक्टर नजीबुल्लाह पहले खाद का सरबराह था जो अब बबरक कारमल की जगह अफगानिस्तान का हुक्मरान बन गया है। खाद के दफातर दरअसल अजियत कुदे हैं। इन दफातर में गिरफ्तार लोगों पर इस कदर तशद्दुद किया जाता है कि अक्सर कैदी तशद्दुद से हलाक हो जाते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक खाद के तशद्दुद से पिछले 8 सालों से कम अज़ कम 1 लाख अफराद शहीद हो चुके हैं। इसका तरीक़ेकार बिल्कुल रूस की KGB की तरह है। अली को गिरफ्तार करके एक मकान के बहुत बड़े तहखाने में ले जाया गया और कुर्सी से जकड़ कर बांध दिया गया और एक ही सवाल बार बार पूछा जाने लगा कि तुम्हारा मुजाहिदीन से क्या ताल्लुक है, मुजाहिदीन के किस ग्रुप से ताल्लुक है, मुजाहिदीन के मराकज़ किन किन पहाड़ों में हैं, तुम गर्देज के मिशन पर आए हो, मेजर फयाज से क्यों मिलना चाहते हो। जब अली ने हर सवाल के जवाब में खामोशी इख्तियार किए रखी तो एक जल्लाद सिफत आदमी आगे बढ़ा और कुर्सी पर जकड़े हुए अली पर घोंसों की बारिश कर दी। फिर भी अली ने कुछ न बताया तो इसका जिस्म जलती सिगरेटों से दागा जाने लगा। ये बड़ी अजियतनाक सजा थी। अली ने ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। फिर जिस्म में सुइयां चुभोने लगे। अली का दर्द से बुरा हाल था लेकिन इसके बावजूद वो खामोश रहा। इसके बावजूद इसे ज़मीन पर लिटा दिया गया। डंडों और नोकदार जूतों से तशद्दुद किया जाने लगा। इस पर भी अली ने खामोशी जारी रखी तो इसे छत से उल्टा लटका दिया गया। इसके शलवार के पांचे बंद करके इसमें चूहे छोड़ दिए गए और ज़मीन पर इसके चेहरे के नीचे मिर्चें जलाई गईं। यह तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त था। अली ने इस मौका पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर होने वाले तशद्दुद को याद किया कि कलमा पढ़ने के जुर्म में इनको दहकते हुए अंगारों पर लिटाया गया था, लेकिन उनकी ज़ुबान पर फिर भी अहद के अल्फाज ही निकलते थे। अली को ये वाक़या याद करके कुछ हौसला हुआ। जब उसे छत से उतारा गया तो वो बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आया तो इसकी आंखों पर सख्त जलन थी और जिस्म का रुआं रुआं दुख रहा था। जिस्म के कई हिस्सों से खून बहकर इसके कपड़ों में जम चुका था। थोड़ी देर बाद 2 आदमी आए और अली की आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए। अब उसे जिस कमरे में फेंका गया था इसके अंदर रोशनी का कोई इंतजाम न था। मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी। जल्लाद सिफर इंसान दरवाज़ा बंद करके चले गए। कमरे के एक तरफ से एक आदमी अली के पास आया और सहारा देकर अली को उठाया। अपने पास ले जाकर इसने अली को लिटाया। अली पर एक दफ़ा फिर बेहोशी तारी हो गई। इस कमरे में इस आदमी के अलावा 3 आदमी और थे। वो अली को होश में लाने की कोशिश करते रहे मगर अली को सुबह तक होश न आया। जब सुबह इसे होश आया तो इसकी आंखें अब भी दुख रही थीं और पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। इसने उठने की कोशिश की मगर उससे उठा न गया। कमरे में अब भी नीम तारीकी थी। चारों आदमी अली के पास आए और सहारा देकर उसे बिठाया। एक आदमी ने एक गिलास पानी के साथ अली को चंद सूखे हुए रोटी के टुकड़े दिए कि ये खा लो। रोटी के सूखे हुए टुकड़े दांतों से चबाए नहीं जा रहे थे क्योंकि चेहरे पर भी इतना तशद्दुद किया गया था कि अब वो मुंह हिलाता तो दर्द शुरू हो जाता। इसने सूखे टुकड़े पानी में डाल दिए। थोड़ी देर बाद जब वो नरम हो गए तो इसने आहिस्ता आहिस्ता इन्हें खाया। फिर इस आदमी ने अपनी जेब से एक टिकिया निकाल ली और कहा कि खा लो, दर्द कुछ कम हो जाएगा। आध घंटा बाद अली को दर्द में कुछ कमी महसूस हुई तो इसने कमरे में मौजूद आदमियों से पूछा, आप कौन है और मैं कहाँ हूँ। उस आदमी ने जिसने अली को सहारा दिया था बताया कि हम कैदी हैं और जेल में हैं। तुम भी जेल में हो मगर ये बताओ तुम्हारा जुर्म क्या है। मेरा इसके सिवा कोई जुर्म नहीं कि मैं खुदा का नाम लेता हूँ और अब अफगानिस्तान में यही सबसे बड़ा जुर्म है। यहाँ चोरी डकैती कत्ल वगैरह तो माफ़ किए जा सकते हैं लेकिन खुदा का नाम लेना नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन चुका है क्योंकि जब हम खुदा का नाम लेते हैं तो हुकूमत समझती है कि इसका खूनी इनकलाब नाकाम हो जाएगा और हमें इनकलाब दुश्मन कहकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर तशद्दुद किया जाता है कि हम खुदा का नाम लेना छोड़कर वक़्त के नमरूद को सजदा करें, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त के नमरूद को सजदा नहीं किया था और न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले इस वक़्त के नमरूद को सजदा करेंगे। अली की बातें सुनकर एक आदमी बोला, मेजर फयाज, इसका जुर्म भी हमारे ही वाला है, इसलिए इसे भी हमारे साथ बंद कर दिया गया है।
अली मेजर फयाज का नाम सुनकर चौंका और पूछने लगा कि आप मेजर फयाज हैं? हाँ, मगर क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, अली ने जवाब दिया, मगर मुझे पता भी तो चले कि तुम मुझे कैसे जानते हो। पहले तो अली बताने लगा, फिर सोचा कि कहीं दुश्मन की कोई चाल ना हो, इसलिए जब तक यकीन ना हो जाए कि ये मेजर फयाज है मैं मजीद कुछ नहीं बताऊंगा। मेजर फयाज ने कहा कि मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं ही मेजर फयाज हूँ? ये मेरे साथ मसूद, जरताज और सैफुल्लाह हैं, इन्हीं से पूछ लो। अली ने ये नाम सुने तो उसे याद आया कि इन्हीं अफराद को तो वो शहर में ढूंढ रहा था, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए उसने मजीद पूछा कि आपका एक और भी तो बड़ा अहम साथी है, वो कहाँ है? मेजर फयाज ने एक ठंडी आ भरी और कहा, शायद तुम अब्दुल करीम की बात कर रहे हो। हाँ, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम ही मेजर फयाज हो, मगर ये बताओ कि अब्दुल करीम का क्या हुआ और वो अब कहाँ है? मेजर फयाज ने अली को बताया कि अब वो हम में नहीं है। इस पर रूसी दरिंदों ने तशद्दुद का ये तरीका आजमाया, लेकिन वो पहाड़ था, ऐसा पहाड़ के रेजा रेजा होकर भी इसकी जुबान न खुली, इसकी एक एक हड्डी तोड़ दी गई, इसकी आंखें दहकते हुए लोहे की सलाखों से दाग दी गई। वो मजीद चंद लम्हों का मेहमान था कि वहशी दरिंदों ने हमें दहशत ज़दा करने के लिए हमारे सामने उसे आग में जला दिया। वो आग में जल गया, मगर फिर भी उसने आह न की। वो बहुत अजीम था, मेरे ख्यालों से भी ज़्यादा अजीम। ये कहकर उसने अपने घुटनों पर सर रख दिया और रोने लगा। अली भी रोने लगा। जब आंसू आंखों से बह गए तो अली ने बताया कि अब्दुल करीम की वालदा भी अब भी अब्दुल करीम का इंतजार कर रही है, और फिर उसने अपनी गिरफ्तारी का तमाम वाकया सुनाया। तो मेजर फयाज ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हें भी इसके हमसाए यासीन ने गिरफ्तार करवाया है। बड़ा जलील और कमीना आदमी है, कम्युनिस्ट होने के साथ साथ इंतहाई लालची भी है। अली ने मेजर फयाज को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, कमांडर साहब को आपके बारे में बड़ी तशवीश है, आप ही का पता करने मुझे गुरदेश भेजा गया है। जब मैं छावनी गया तो मुझे बताया गया कि आपकी ट्रांसफ़र हो गई है, और जब पूछा जाता कि कहाँ तो जवाब न मिलता। फिर अली ने कमांडर का तहरीरी पैगाम अपने जूते के चमड़े के अंदर से निकाला और मेजर फयाज को दिया। अली का जूता मोटे चमड़े का था, इसने चमड़े को चीर कर इसके अंदर पैगाम बंद करके स्लोशन से जोड़ दिया था। अली की तलाशी लेने वालों ने भी अली के जूतों को एड़ी तक को फाड़ दिया था, मगर वो कुछ ना निकाल सके थे। मेजर फयाज अली की महारत पर बड़ा हैरान हुआ। पैगाम पढ़ने के बाद मेजर फयाज ने अली को बताया कि 3 माह कबल रूसियों को मुझ पर शक हो गया था, इसलिए 2.5 माह पहले मुझे मुजाहिदीन का साथी होने और मुजाहिदीन को असला सप्लाई करने का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत न था। मुझ पर भी ऐसे ही तशद्दुद किया गया जैसे तुम पर हुआ, लेकिन मुझसे कुछ ना उगलवा सके। फिर अब्दुल करीम के हमसाये की वजह से मेरे साथी भी गिरफ्तार हो गए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन लोगों ने हमें अभी तक जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है। अली को आए हुए यहाँ 1 हफ्ता गुजर गया था, इसके जख्म भी ठीक हो गए थे। इसमें मेजर फयाज की तीमारदारी और इसार भी शामिल था। वो अपने हिस्से का आधा खाना भी अली को दे देता था। ये 8वां दिन था जब एक रूसी अफसर अंदर आया। मेजर फयाज और अली से कहने लगा कि अब भी वक्त है, तुम हमारे सवालों के जवाब दे दो, वरना तुम्हें दूसरी जेल में भिजवा दूंगा, जहाँ तुम्हारा गोश्त का कीमा बनाकर कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा। मेजर फयाज ने रूसी को जवाब देते हुए कहा, ए रूसी दरिंदे, तुमने हमारे साथी अब्दुल करीम शहीद के सब्र इस्तकामत को देख लिया है। हम पर भी जो चाहो तशद्दुद कर लो, हम भी इंशाअल्लाह अब्दुल करीम के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर खुदा की राह में अपनी जान पेश कर देंगे, और तुम जैसे वहशी दरिंदों की बात मानकर अपनी आखिरत खराब नहीं करेंगे। रूसी अफसर को खुदा, इस्लाम और आखिरत का जिक्र सुनकर तैश आ गया। वो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह गालियां देते हुए मेजर फयाज को थप्पड़ मारने लगा। अली ने जब रूसी अफसर की जुबान से खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाउज़ुबिल्लाह गालियां सुनी तो इसे गुस्सा आ गया। इसने रूसी को गिरबान से पकड़ लिया और मुक्के मार मार कर इसके दांत तोड़ दिए। अगर बाहर से मजीद सिपाही आकर रूसी को न बचाते तो आज अली यकीनन चंद मिनटों में रूसी को जहन्नम रसीद कर देता। रूसी गालियां बकता हुआ चला गया। जाते जाते अपने मातहत सिपाहियों को हुक्म दे गया कि इनको यहाँ से ले जाकर दूसरी जेल में कुत्तों के सामने फेंक दो। रूसी अफसर के जाने के बाद मेजर फयाज ने कहा, दोस्तों, मेरा ख्याल है कि हम सब का आखिरी वक्त आ पहुँचा है। ज़हनी तौर पर हर तरह की अजियत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस जेल की ये रूसी बात करके गया है मैंने उसे देखा हुआ है। ये छावनी के करीब एक प्राइवेट बिल्डिंग में बनाई गई है, और यहाँ पर कैदियों पर तशद्दुद करने की जदीद तरीन मशीनें रूस से मंगवा कर रखी गई हैं। यहाँ वो मशीन भी है जिसमें एक तरफ से आदमी को इसके हाथ पाँव बांध कर डाल दिया जाता है तो दूसरी तरफ इसका कीमा बनकर निकल आता है। वहाँ एक कमरे में खूनख्वार कुत्ते रखे हुए हैं। ये कुत्ते 1 मिनट के अंदर अंदर आदमी के जिस्म की बोटी बोटी कर देते हैं। जहरीले सांप भी हैं और गरम गरम तेल के कड़ाहे भी। उबलते हुए तेल में कैदियों को डाल दिया जाता है। इस जेल में बाज़ औक़ात कैदियों को मज़ीद अजियत देने के लिए तरह तरह के टीके लगाए जाते हैं।
जिनके लगाने के बाद आदमी पागलों की तरह अपने जिस्म को नोचता है। वहाँ जंबूरों से जिंदा आदमी के नाखून उखाड़े जाते हैं। मेरा मतलब है कि हर वो तशद्दुद जो रूसी कर सकते हैं वहाँ किया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखो, हमसे पहले सैकड़ों मुजाहिदीन पर तशद्दुद करके ये सारे तरीके आजमाए गए। वो उबलते तेल में फेंके गए, इनके जिस्म से गोश्त काट कर इन पर मिर्चें और नमक छिड़का गया, इनके जिस्म के एक एक करके सारे अज़ा काट दिए गए। लेकिन उन्होंने रूसी कम्युनिज्म के सामने फिर भी सर न झुकाया। उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी सांस तक एक ही गवाही दी कि इस्लाम के अलावा तमाम निज़ाम बातिल हैं। जब तक एक अफगान भी जिंदा है वो किसी रूसी को अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों आओ अहद करें कि हम भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे और आओ अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे अंदर सब्र व बर्दाश्त पैदा करे। इस पर सबने आमीन कहा। रात के 9 बज चुके थे जब पांचों कैदियों के लिए गाड़ी गुर्देज की सड़कों से गुजर रही थी और उन्हें मौत की जेल की तरफ ले जाया जा रहा था। जब से रूसी फौजें अफगानिस्तान में आई थीं, गुर्देज शहर की सड़कें सूरज गरूब होते ही वीरान होना शुरू हो जाती और लोग रूसियों के डर की वजह से अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। खुद कम्युनिस्ट भी अपने घरों की इज्जत बचाने की खातिर सरे शाम ही कुंडियां लगा लेते थे। और जब ये गाड़ी सड़कों पर से गुजर रही थी तो शहर पर मुकम्मल वीरानी छाई हुई थी। जख्मी रूसी अफसर अजियतनाक मौत का तमाशा देखने के लिए जेल में बेकरारी के आलम में इंतजार कर रहा था। वो जल्लादों को हिदायत दे रहा था कि कैदी को जहरीले सांपों के कमरे में फेंकना है, 2 को कीमा बनाने वाली मशीन में डालना है, जिसने मुझे घूंसे मारे हैं उसे तेल के उबलते हुए कड़ाहे में डालना है, मेजर फयाज को भूखे खूनख्वार कुत्तों के आगे डालना है ताकि उन्हें पता चले कि रूसी अफसर पर हाथ उठाना कितना बड़ा जुर्म है। और आज मैं देखूंगा कि उनका खुदा इनको मुझसे कैसे बचाएगा। इधर रूसी अफसर इंतजार में बेकरार हो रहा था और कादरे मुतलक को चैलेंज कर रहा था। इधर गाड़ी का ड्राइवर अपना रास्ता बदल चुका था और गाड़ी शहर छोड़कर दूर बड़ी सड़क पर आ चुकी थी। एक महफूज जगह पर आकर इसने गाड़ी सड़क से उतार दी और सड़क से कोई 2 फरलांग दूर जाकर इसने गाड़ी रोकी। पीछे आकर इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुसल्ले सिपाहियों को नीचे बुलाया। गाड़ी चूंकि मुकम्मल तौर पर बंद थी इसलिए सिपाहियों को यह पता ही न चल सका कि वो जेल के बजाय वीराने में पहुंच चुके हैं। सिपाही खुशी खुशी नीचे उतरने लगे कि ड्राइवर ने झपट कर दोनों से क्लाशनकोफे छीन ली और उन्हें हुक्म दिया कि कैदियों को फौरन बाहर निकालो, इनके हाथ खोल दो और आंखों से पट्टी हटा दो। जब कैदी बाहर निकले तो वहां चांद की हल्की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में अली ने ड्राइवर को पहचान लिया। वो तो नूर मोहम्मद था। दोनों सिपाही जो अब कैदी बन चुके थे थर थर कांप रहे थे। अली ने नूर मोहम्मद का तारुफ मोहम्मद फयाज से करवाया। सब एक दूसरे से बगलगीर हुए और नई जिंदगी के एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नूर मोहम्मद बड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, फिर खुद कलामी में कहने लगा कि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था, इसी जगह आने का तय हुआ था। अली ने पूछा कि किन लोगों ने यहाँ आना था तो नूर मोहम्मद ने बताया कि मुजाहिदीन के एक ग्रुप ने आपकी मदद को आना था। अभी वो ये बात कर ही पाया था कि थोड़ी दूर से एक परिंदे की मखसूस आवाज़ आई। नूर मोहम्मद ने भी जवाबी तौर पर आवाज़ निकाली और फिर 10 मुजाहिदीन वहाँ पहुँच गए। इनमें हैदर मरकज़ का इंचार्ज हनीफ खान भी था। नूर मोहम्मद ने कहा कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, मगर अली ने कहा कि अब्दुल करीम की वालदा और इसके कातिल को लिए बगैर नहीं जाएंगे। मेजर फयाज को भी अब्दुल करीम की मौत का बहुत दुख था। इसने अली की बात की तायद की। आखिर तय हुआ कि नूर मोहम्मद, अली और दूसरे 4 मुजाहिदीन गाड़ी में बैठ जाएं। 2 मुजाहिद कैदी सिपाहियों की वर्दियां पहन लें ताकि अगर किसी जगह गाड़ी रोकी जाए तो किसी को शक न पड़े। रात के 11 बज चुके थे जब गाड़ी अब्दुल करीम के घर के सामने रुकी। अली ने अब्दुल करीम के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अब्दुल करीम की वालदा ने घर का दरवाज़ा खोला। अली अंदर चला गया। दूसरी तरफ नूर मोहम्मद और 2 मुजाहिदीन यासीन के घर में दाखिल हुए। अली ने जल्दी जल्दी अब्दुल करीम की वालदा को सूरत हाल बताई और कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो तैयार हो जाओ और घर की कोई कीमती चीज़ अपने साथ ले लेना चाहती हो तो ले लो, क्योंकि रूसी इस घर को बहुत जल्द घेरे में ले लेंगे। मगर मेरा अब्दुल करीम कहाँ है? अब्दुल करीम की वालदा ने पूछा। अली ने कहा कि अम्मा, अब्दुल करीम के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, आप जल्दी करें। अब्दुल करीम की वालदा हैरानो परेशान खड़ी थी। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसने कहा कि बेटा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम जो कहते हो मान लेती हूँ। अब्दुल करीम भी यही कहता है कि रूसी बड़े जालिम हैं। मेरे घर में कीमती चीज़ तो है नहीं। एक अब्दुल करीम ही था, वो इस वक्त घर में नहीं है। लेकिन मुझे याद आया बेटा, कुरान मजीद ले लूँ, क्या पता अब्दुल करीम मुझे वापस आने दे या नहीं। और अगर रूसी इस घर में आ गए तो कहीं वो कुरान मजीद की बेहुरमती न करें।
अब्दुल करीम ने मुझे बताया था कि रूसियों ने कई जगह मस्जिदों को शहीद कर दिया है और कई जगह कुरान मजीद भी नाउज़ुबिल्लाह जला दिए हैं, इसलिए कुरान मजीद साथ लेकर जाऊंगी। अभी ये बातें हो रही थी कि नूर मोहम्मद भी आ गया। इसने आते ही कहा, भाई जल्दी करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। गाड़ी बखैर आफियत अपनी मंजिल पर पहुंच गई। एक दो जगह गाड़ी को रोका भी गया, मगर नूर मोहम्मद ने अपना कार्ड दिखाया और गाड़ी को क्लियरेंस मिल गई। मुजाहिदीन बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।